नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। और महिला और मल्टी डिसिप्लिनरी होना, ये मुझे लगता है सिनोनिमस है दोनों का। अक्सर आपने बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा, वो बहुत सारे कहते हैं ना, जैसे दुर्गा माँ के बहुत सारे हाथ हैं, ऐसे ही महिलाओं के भी बहुत सारे हाथ होते हैं। तो आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ हैं, उनको भी मैं कहूँगी बहुत सारे उनके हाथ हैं या बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी। वेलकम टू द स्टूडियो अल्पना जी। नमस्कार। वी आर हैप्पी टू हैव यू विद अस। थैंक यू। डॉक्टर अल्पना एक रेडियो प्रेजेंटर हैं, आकाशवाणी पे इनके कार्यक्रम आते हैं, एक शायरा हैं, एक राइटर हैं और एक एक्टर भी हैं, बॉलीवुड फिल्म्स में काम कर चुकी हैं, और एक पत्रकार भी हैं, दैनिक भास्कर के साथ रह चुकी हैं और एक और दूसरे न्यूज़पेपर के साथ महामेधा के साथ काम कर चुकी हैं। तो ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सनालिटी को आज अपने साथ पा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं पहली बार अल्पना जी से मिली तो आई वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड कि इतना सारा कुछ अल्पना जी कैसे कर पाती हैं, और एक फैमिली वुमन हैं, घर भी संभालना और इतना सब कुछ देखना। और एक उपलब्धि और मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैंने कल ही देखा है कि आशुतोष राणा जो फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने अल्पना जी की एक गज़ल को अपने शब्दों में गाया है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मुझे लगी, क्योंकि आशुतोष राणा तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है वो। तो ठीक है अल्पना जी, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन मुझे जितना याद रहा उतना मैंने दे दिया। बहुत लेकिन मुझे लगता है कुछ छूट भी गया होगा मुझसे। नहीं। तो शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कौन सा रोल आपको लगता है या अपनी कौन सी विधा आपको लगती है कि प्राइम आप उसी में काम करना चाहती हैं, या वो आपकी प्राइम आइडेंटिटी है? मुझे ये लगता है कि ये जितनी भी कला के स्वरूप हैं, आर्ट फॉर्म्स जितनी भी हैं, ये सभी एक दूसरे में इतनी गुथी हुई हैं कि ये अलग नहीं हो सकती हैं। राइट। जैसे मान लीजिए कि मैं लिटरेचर की दुनिया की अगर बात करूं, साहित्य की, पिताजी श्री निर्दोष हिसारी जी हरियाणा के ख्यातिनाम साहित्यकार रहे। और बचपन में आंखें जब खुली तो चारों ओर किताबें ही किताबें थी, घर में लाइब्रेरी है अच्छी खासी। अच्छा। तो उन किताबों के बीच में जब पढ़ना और चलना सीखा, और हालांकि पिताजी का देहावसान मेरी बहुत छोटी उम्र में हो गया, तब मैं 8वीं कक्षा में ही थी। लेकिन उनके बाद भाई सदोष हिसारी, वो भी बहुत ख्यातिनाम साहित्यकार रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने फिर मुझे कलम थमाई। और लिटरेचर को पढ़ते 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 वो जो शब्दकोश आपके भीतर एकत्र हो जाता है। और फिर जब कॉलेज जाना हुआ, स्कूल जाना हुआ, तो हर तरह की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, चाहे स्पीच है, डिबेट है, डेक्लामेशन है, पोइट्री है, सिंपोजियम है, या फिर थिएटर है। वो तो ये सभी एक साथ ही जुड़े हुए थे। हम लोग जिस समय के हैं वहाँ वही होता था कि कुछ 2-4 ही स्टूडेंट होते थे। जी। वही सब जगह खड़े दिखाई देते थे। जी। तो खूब किया, तब थिएटर भी खूब किया, कई बार बेस्ट एक्ट्रेस भी रही, और सभी चीज़ों में मतलब नेशनल लेवल तक किया। काफ़ी अच्छा वो रहा। और उन्हीं दिनों आकाशवाणी हिसार शुरू हुआ। अच्छा। और मेरी खुशनसीबी रही कि आकाशवाणी हिसार की पहली महिला उद्घोषिका मैं चयनित हुई। अरे वाह। पहली तो आकाशवाणी हिसार तो अभी तक चल रहा है? जी बिल्कुल। ओके, गुड। और दूरदर्शन हिसार जब आया तो वहाँ भी मेरा सौभाग्य रहा कि दूरदर्शन हिसार का जब उद्घाटन समारोह हुआ तो वहाँ सुषमा स्वराज जी आई थी, जो कि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री थी, और उन्होंने उद्घाटन किया था, और उस कार्यक्रम का संचालन मैंने किया था, और ऑल इंडिया लेवल पे उसका DD1 पे लाइव टेलीकास्ट हुआ था। ओके, वेरी गुड। तो ये चूंकि गुथे हुए फील्ड है, मैं वही कहना चाहती हूँ। फिर लेखन जो है, जब आप पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, तो आप लिखे बिना नहीं रह पाते, नहीं रह सकते। तो वो अभिव्यक्ति चूंकि संस्कार में भी थी पिता और भाई के द्वारा, और फिर जो है उसमें लेखन में कविता, और वो बहुत बाद में शुरू हुआ हालांकि सिलसिला। लेकिन उससे पहले जैसा आपने बताया कि दैनिक भास्कर में, वहाँ भी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पहली महिला पत्रकार वहाँ चयनित हुई। और दैनिक भास्कर में भी? जी। ओह, हिसार वेरी गुड। हिसार दैनिक
ओके। तो वहाँ भी बड़ा शौक था, जुनून था एक्सक्लूसिव स्टोरीज करने का। कभी जेल में जाकर कैदियों से मिल करके स्टोरी कर रही हूँ, और कभी कहीं बड़ा एट जुनून। दैट यंग एज। जी जी। और रात को 1:30 बजे हमारा जब पेज छप जाता था पहला, उसकी प्रूफिंग वगैरह करके सब देख के, और रात को 1:30 बजे घर लौटना। आज से 30 साल पहले एक महिला के लिए जिसकी शादी नहीं हुई है। इवन टुडे वी कांट इमेजिन। हाँ जी। आज भी मुझे नहीं लगता कि 1:30-2 बजे, इवन हमारी बेटियों को भी अभी तक उतना हम लोग शायद स्ट्रांग हो नहीं पाए। तो ये तो बहुत बड़ी, इसको तो मैं अचीवमेंट कहूँगी एक्चुअली जी। और हिसार जैसे शहर में, मतलब नॉट दिल्ली नॉट मुंबई बट हिसार जैसे शहर में आप, हिसार जैसा शहर प्रोग्रेसिव। हाँ जी। और जो हमारा मोहल्ला था गुर्जरों का मोहल्ला, और मैं चूंकि गुर्जर समुदाय से हूँ, जहाँ लड़कियों को 10वीं के बाद शिक्षा देने पर भी थोड़ा उस समय तो कह सकते हैं ऐसा था। हाँ। तो उस समय में अगर मुझे ये अवसर मिले हैं तो इसके लिए मैं सबसे ज्यादा तो अपनी माँ के प्रति नतमस्तक हूँ, कि उनके यकीन ने, उनके विश्वास ने मुझे बनाए रखा। और मेरी मम्मी जो हैं वो भी अपने समय की शिक्षित महिला हैं, और 10वीं तक उन्होंने शिक्षा पाई है। अभी उनकी उम्र 84 वर्ष है। और पिताजी साहित्यकार थे ही, तो दोनों पंजाबी में पढ़े हुए थे, पत्र व्यवहार बड़े आज भी उनके रखे हैं, प्रेम पत्र हमारे पास। अच्छा, लव मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज तो नहीं थी। अच्छा। पर प्रेम पत्र जरूर लिखे जाते थे। इस तरह से मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि असल में शिक्षित रही। मैं इसमें अपना उतना योगदान नहीं मानती। मुझे ईश्वर ने ऐसा परिवेश दिया कि मेरी जड़ें मजबूत हो सके। और संतुष्टि की बात जो आपने पूछी कि किस फील्ड में सबसे ज्यादा, ऐसा कभी सोचा नहीं, जो मिलता गया वो करते चले गए। और बस कुछ करने का जुनून है, खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। राइट। हाँ, ये जो एक्सप्रेशन वाली फील्ड है, या एक्सप्रेसिव आर्ट है, या जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये एक्चुअली यू आर सेइंग इट राइट कि इंटरकनेक्टेड हैं सारी। जी जी। तो अल्पना जी कैसे आगे बढ़ी, गाड़ी कैसे आगे बढ़ी, और मतलब करियर में आज आप एक अच्छे खासे मुकाम पे हैं और कई सारे विधाओं में आपने एक्सेल किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग जाना चाहते हैं इस तरफ, या तो एंकरिंग में जाना चाहते हैं, और आपने तो बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगी, कैसे वो लोग एक्सेल करें? मैं वही कहूँगी, आजकल बहुत से बच्चे, जैसे मैं मंच संचालन करती हूँ, और मंच संचालन में भी मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री के हाथों बेस्ट एंकर अवार्ड भी मिला है। वेरी गुड। जितने भी थिएटर फेस्टिवल होते हैं, जितने भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं, बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और थिएटर फेस्टिवल, और कवि सम्मेलन और मुशायरे, सभी में मंच संचालन मैं करती रही हूँ। तो बच्चे मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि मैम एंकरिंग के लिए कौन सी किताब पढ़ें? तो मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि ये एक किताब पढ़ लेने भर से आप एंकर नहीं हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि लिटरेचर पढ़ने का शौक हो आपके भीतर। जो आज की पीढ़ी में पढ़ने का शौक कम हो रहा है, वो जो है ना, फिर वो भाषा की कमी, मंच पे जब आप खड़े होते हैं आपके पास शब्द नहीं होते, चुटकुलों की उसमें चले जाते हैं। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से। तो ज़रूरी है, चाहे आप एंकर हों, चाहे आप कुछ भी एक्टर भी हैं, इवन चाहे आप एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहें, चाहे रेडियो में, चाहे दूरदर्शन में, सबसे बेसिक जो ज़रूरत है, नीड है, वो है कि आप पढ़ने का शौक रखें। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जब आपका शब्दकोश आपके भीतर अथाह होगा तो आप किसी भी मंच पर खड़े होकर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक्टिंग में भी पात्रों की, कैरेक्टर्स की संवेदना को समझने के लिए, उनके इमोशंस को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पढ़ें। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, आप उपन्यास पढ़ते हैं, आप कहानियाँ पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, आपके सामने पूरी एक तस्वीर, फिल्म चल रही होती है, आप उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए जितने भी बड़े एक्टर हैं उन सबका ये कहना है कि पढ़ना ज़रूरी है लिटरेचर। राइट, बिल्कुल सही। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं। जब आप साहित्य पढ़ते हैं, किसी भी भाषा में पढ़े, और इतनी सारी विधाएं हैं साहित्य की एक्चुअली ना, उससे आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होती है, शब्दकोश डेफिनेटली आपका बढ़ता है। फिर जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रशिक्षण अगर आप ले लें, आजकल तो इतने प्रशिक्षण ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, रेडियो जॉकी के लिए भी। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास है और उसके साथ साथ विनम्रता है तो आपको कोई नहीं रोकता है। ये सच बात है। और ये सच है अल्पना जी के शिक्षा जो है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हर चीज़ में परिलक्षित होती है। जी जी।
अगर आपने सच में अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और आपने मेहनत की है, अपनी शिक्षा को गुना भी है साथ साथ, तो वो तो मुझे लगता है आपके कम्युनिकेशन से लेके आप जिस भी फील्ड में काम करें वो हर जगह आपको काम आती है। तो अल्पना जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपने मायके से बताई कि शिक्षित परिवार था, अब अभी ससुराल में मैं जानना चाहूँगी बच्चे कितने बड़े हैं और परिवार से सामंजस्य बना के कैसे आप आगे बढ़ती रहीं? जी, फ़र्क आता है महिलाओं की ज़िंदगी में जब शादी होती है। तो शादी जब यहाँ हुई इधर मेरी अछेजा गांव है जी हमारा। जी जी, अच्छा। तो इधर इस परिवार में, चूंकि वहाँ तो डैडी भी साहित्यकार थे, मम्मी प्रेमचंद पढ़ा करती थी, बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ा करती थी। यहाँ नहीं था वो माहौल। लेकिन जो मेरे ससुर हैं वो जो एयरफोर्स से रिटायर हैं, फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर, और पढ़ी लिखी शिक्षित फैमिली है, लेकिन लिटरेचर का शौक नहीं है इन लोगों को, किताबों का उस तरह से। प्रोफेशनल लाइन लेकिन अच्छी है, देवर भी अच्छी जॉब पर हैं, हस्बैंड भी अच्छी जॉब पर हैं। तो कुछ दिन छूटा और चूँकि गांव में रहते थे तो काफ़ी समय लगा, 2-3 साल के करीब। उसी दौरान मैंने फिर जो सबसे नियरेस्ट मेरा था, महामेधा न्यूज़पेपर ज्वाइन किया था। ओके। बच्चे भी छोटे थे, बेटा छोटा सा था 4 महीने का जब मैं यहाँ आती थी महामेधा में। फिर वो थोड़ा सा और दिक्कतें होने लगी बच्चे की वजह से, तो छोड़ दिया। एक लंबा गैप आया, लेकिन वो सुख बुगाहट, वो कुलबुलाहट भीतर बनी रही, वो बेचैनी। फिर हम बच्चा जब स्कूल जाने लगा तो बाहर आए, क्योंकि गांव में बस नहीं आती थी। तो जब बाहर आए तो मैंने पीएचडी स्टार्ट की, क्योंकि बैठना किस सब्जेक्ट में किया? मैंने हिंदी में किया है। हिंदी मंच के गीतकार और उनके गीतों का समीक्षात्मक अध्ययन विषय पे 20 गीतकारों पर मैंने काम किया। हरिवंश राय बच्चन जी से शुरू करके और आज तक जितने भी मंच के गीतकार हैं। पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ही आपकी और मेरा सौभाग्य रहा कि पूरे विश्व भर में विख्यात डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब मेरे गुरु हुए और उन्होंने अच्छा उनके अंडर में पीएचडी किया? उनके अंडर में पीएचडी की। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी, ये मेरा वाकई सौभाग्य था। ये सौभाग्य की बात है। रियली कुंवर बेचैन तो बहुत बड़ा नाम है। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, बहुत बड़ा नाम का शेर है ये, कि जिंदगी भोर है हिंदी कविता में, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, पूरे विश्व भर में विख्यात हैं। और उनके निर्देशन में मुझे सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और पीएचडी फिर वो समय मैंने, जब तक बच्चा छोटा था जी, पीएचडी 5 साल में मेरी वो हुई। अच्छा। और उसके बाद जब हम तब रेंट पर रह रहे थे, फिर बाद में जब अपना मकान लिया, उसके बाद डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ही माध्यम बने मुझे मंचों पर ले जाने का। यानी अब ये होता है, कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला बहुत बड़ी। हाँ, तो उन्हीं के लिए एक कार्यक्रम था। सर को नहीं मालूम था कि मैं बोल पाती हूँ मंच पे। मैं भी लगभग भूलने लगी थी। अच्छा। लेकिन कभी कभी कसमसाहट होती थी और बिल्कुल घरेलू हो गई थी। फिर जब उनके बारे में बोलना था जिन्होंने उन पर पीएचडी की थी, उस कार्यक्रम में जब सर ने सुना तो वो अवाक रह गए कि तुम तो इतना अच्छा बोल लेती हो। फिर उन्होंने कई संस्थाओं से जोड़ा, साहित्यिक संस्थाओं से। फिर उन कार्यक्रमों में जाना शुरू किया। अच्छा, मेंटर मिलना इट्स अ लक, बहुत खुशकिस्मती की बात। एक डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब साहित्य के क्षेत्र में, एक दीपक नगाइश रोशन सर हैं, उदयपुर रहते हैं। अच्छा। वो मेरे साहित्यिक गुरु हैं, वो भी बहुत योगदान करते हैं। और अभिनय के क्षेत्र में यशपाल शर्मा जी, जिनको आपने गंगा जल में सुंदर यादव के कैरेक्टर में देखा है, तो वो हमारे हिसार से हैं। अच्छा। तो अभिनय के क्षेत्र में वो मेरे गुरु हैं। पहली फिल्म उन्होंने मुझे दी थी। अच्छा, चलिए अब आपकी अभिनय की यात्रा पे आते हैं। तो आप बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं, तो प्लीज अपने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, कौन कौन सी फिल्मों में आपने किया काम? मैंने पहले की थी छलांग, राजकुमार राव उसमें हैं मुख्य अभिनेता के तौर पर। अच्छा। और हमारे यहाँ हरियाणा में हरिओम कौशिक जी हैं, उन्होंने ऑडिशन के लिए भेजा था। तो ऑडिशन भेजा और चयन हो गया। लेकिन हाँ, उससे पहले भी एक जो किया था, जिमी शेरगिल थे उसमें, जो मेरी सबसे पहली फिल्म थी। अच्छा। उसमें जिमी शेरगिल थे और वो उसमें मुझे लेकर के आए थे यशपाल शर्मा सर। अचानक उनका फ़ोन आया था कि अल्पना एक छोटा सा रोल है, करोगी? उन्हें पता चला था कि मैं थिएटर में काम करती रही हूँ। तो तब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल। तो तब मैं गई थी, पड़ोसन का किरदार था, डायलॉग भी थे। अच्छा। तो वो फिर वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी। मतलब यशपाल सर ने मेरे को शुरुआत में वो दिया था। फिर उनके बाद जो है वो थी एसपी चौहान द स्ट्रगलिंग मैन,
जिमी शेरगिल थे उसमें। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ये बॉलीवुड का ही प्रोजेक्ट था, राजकुमार राव का छलांग पिक्चर थी, तो उसमें अभिभावक का कैरेक्टर था मेरा। ओके। सतीश कौशिक जी थे उसमें, तो उसमें किया था। और बॉलीवुड की बात करें तो अभी एक किया था, तू झूठी मैं मक्कार, उसमें किया था मैंने। तो उसमें तो रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, डिम्पल कपाड़िया, ये सब लोग बड़ी कास्ट थी। बड़ी कास्ट, स्टार कास्ट थी। अनुभव सिंह बस्सी की मदर का कैरेक्टर अच्छा, था, जो अच्छा रहा, शानदार अनुभव रहा। लेकिन बॉलीवुड में ये है कि आपको बहुत तमाम सुविधाएं और पूरी तरह से वो किया जाता है, बस रोल एडिट कर दिया जाता है अधिकांशतः। साइड रोल्स जो होते हैं वो थोड़े एडिट कर देते हैं वो। हालांकि मेरा मेन उसमें था, क्योंकि 2 लोगों पर फिल्म थी, अनुभव सिंह बस्सी और रणबीर कपूर। तो उनकी मदर बनी थी डिम्पल कपाड़िया और मैं बनी थी अनुभव सिंह बस्सी की मदर। लेकिन फिर भी उनको प्रमुखता देने की वजह से नहीं, ठीक है। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी मिलना बड़ी चीज़ है। रोल तो कम से कम आपने एक रास्ता तय किया बॉलीवुड तक का, तो आपने कैसा महसूस किया? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत कैसा अच्छा है बॉलीवुड का माहौल? और हम जो ये यहाँ बैठ के अक्सर बात कर दिया करते हैं कि भाई, और वो किसी के कांधे पे चढ़ के मिल गई कामयाबी, या ये तो स्टार के वो किड हैं, स्टार किड हैं इसलिए मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ देखा कि गाने का भी अगर हो रहा है, गणेश जो हैं आचार्य गणेश करके, जो वो करवाते हैं डांस, कोरियोग्राफर हैं, वो करवा रहे थे। और जो मेहनत धूप में खड़े होके जिस तरह से वो बच्चे काम कर रहे थे, मतलब रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर, इतने देखने में मुलायमियत से भरे, बिल्कुल बेहद खूबसूरत, और दिन रात की मेहनत तो है भाई। आप यूं नहीं कह सकते कि वो ऐसे ही कामयाब है, कामयाबी मेहनत मांगती है। अच्छा, एटमॉस्फेयर कैसा सेफ लगा आपको? कैसा लगा बॉलीवुड? बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सेफ। हाँ, क्योंकि अब तो और भी ज्यादा वो हो गया। पहले तो क्या था कि मुंबई जा करके हर ऑफिस में जा करके अपना ऑडिशन देना, न जाने कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं। अब ऑनलाइन हो जाता है ऑडिशन, सब ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन हो जाता है। कोरोना के बाद से क्या हो गया कि हमारे पास ऑडिशंस का आ जाता है कि अगर इस एज ग्रुप में आप हैं तो मतलब बता दीजिए, तो बहुत अच्छा हम भेजते हैं अपना फोटो वगैरह, उनको लगता है तो वो फिर हमें स्क्रिप्ट का एक अंश भेजते हैं कि आप इस पे ऑडिशन तैयार करके भेजिए। फिर वो भेजते हैं, और अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए और फिर तय हो गया तो आपको बुला लेते हैं। तो पैसा भी बॉलीवुड तो अच्छा देता है, साइड रोल्स का भी अच्छा देता है बॉलीवुड। चलिए, ये तो अच्छी अनुभव मेरा जानकारी दी आपने कि ऑनलाइन ऑडिशंस भी होते हैं आजकल बॉलीवुड फिल्म के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी नेटवर्किंग। और वो हर जगह काम आती है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है युवाओं को कि आप अपने रिश्ते लोगों से अच्छे बनाइए और अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए। और गुड बिहेवियर सबसे बड़ी शर्त है आपके सक्सेस की लाइफ में। क्योंकि आपका पहले कोई आपसे मिल रहा है, आपको उसको नहीं पसंद आ रहा आपका बिहेवियर, तो मुझे लगता नहीं कोई आपको प्रमोट करेगा। जी। फिर उसके बाद जो मैंने फिल्म की थी दादा लक्ष्मी, उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। दादा लक्ष्मी फिल्म जो है वो हरियाणा में लक्ष्मीचंद हुए हैं। अच्छा। वो रागनियाँ लिखते थे, आपने भी शायद सुना हो, हमारे इधर तो बहुत सुना जाता है उनको। तो सांग करते थे। अच्छा। तो उनके ऊपर है, उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, सूर्य कवि कहा जाता है। उन पर बनी थी ये फिल्म। इस फिल्म ने इंटरनेशनल रागनी वो फोक आर्ट जो है हमारे गांव में जो सांग की जो विधा है। जी। तो यशपाल शर्मा जी ने उन पर फिल्म बनाई है दादा लक्ष्मी। तो दादा लक्ष्मी की वाइफ का कैरेक्टर था मेरा। और उस फिल्म को अब तक 108 अवार्ड जो है इंटरनेशनल मिल चुके हैं। अच्छा। हाँ जी। अरे और वो कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई है। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। जी, वाकई। और तो आपने रोल प्ले किया उनकी मदर का? नहीं, वाइफ का, दादा लक्ष्मी की यशपाल सर दादा लक्ष्मी बने हैं और मैं वाइफ बनी हूँ। अच्छा। और वो जो नेशनल अवार्ड भी मिला इस फिल्म को। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा, ये चलिए हम जरूर अब उस फिल्म को देखेंगे, दादा लक्ष्मी। उसका भी पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में क्या है, उनका बचपन ज्यादा दिखाया गया, बचपन कैसे संगीत के प्रति रुझान था, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर उनकी आवाज चली गई थी तो कैसे कुएं में बैठ करके रियाज करते थे, फिर वो आवाज वापस आई। और अब जो पार्ट 2 बनेगा ना, तो वो कैसे कहाँ कहाँ सांग करते थे, और उसमें मेरा भी ज्यादा आए शायद, और सर का तो रहेगा ही। गुड। नहीं, मैं ये देखती हूँ अल्पना जी, जैसे जो अर्बन कल्चर वाले लोग हैं ना, तो ये जो ग्रामीण संस्कृति है और गांव के जो ये
फोक आर्ट्स हैं, इनसे अछूते हैं लोग एक तरह से। क्योंकि मैं अपना अनुभव बताऊं, मैंने रागनी कभी सुनी नहीं थी। 4-5 साल पहले एक फंक्शन में गई मैं, तो वहाँ मैंने, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि उस रागनी में देशभक्ति की बातें हो रही थी। और मतलब हम तो यूजुअली यही सोचते थे कि ये कुछ ऐसे, हाँ, समझ भी नहीं आती थी, और ये लगता था कि ये कुछ ऐसा ही कुछ एंटरटेनमेंट टाइप कुछ ऐसा है। लेकिन जब मैंने उसको सुना तो उतना नहीं समझ आ रहा था, पर मैंने कहा ये तो अच्छा। इसके पीछे कारण है आपका ऐसा सोचने का, क्योंकि महिलाओं को देखने की इजाजत नहीं थी, सांग देखने नहीं दिए जाते थे महिलाओं को, और होते भी ज्यादातर गाँव में ही और थे ये। पुरुष जो होते थे वही महिला पात्र निभाते थे उसमें, औरतों के कपड़े पहन करके और उस तरह से करते थे। ऐसे रामलीलाओं में भी होता है, रामलीलाओं में भी यही होता था, तो महिलाओं को इजाजत नहीं हुआ करती थी। हाँ, पर ठीक है, कल्चर इज कल्चर। अभी हाँ, सब जगह कल्चर इवॉल्व हो रहा है, और मुझे लगता है कल्चर हल्की चीज, मतलब इस तरह से जब फोक आर्ट के माध्यम से जब आप अपने कल्चर को पोर्ट्रे करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ज्यादा बड़ी। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के मुझे। अल्पना जी, तो अभी आजकल किस प्रोजेक्ट पे चल रहा है काम? अभी मैं स्टेज ऐप के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे कर रही हूँ। उसमें मैं वैसे कॉलेज कांड किया था मैंने। कॉलेज कांड जो है यूनिवर्सिटी में जो नशे में पड़ जाते हैं बच्चे कॉलेजेस में, उन पर था। क्या ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। क्या ये वेब सीरीज है कॉलेज कांड। किस पे आएगी? स्टेज ऐप आ चुकी है। स्टेज ऐप? हाँ, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा। स्टेज ऐप जो है वो बोलियों के लिए एक नई क्रांति बन के आया है। ये जो डायलेक्ट्स हैं, हाँ, डायलेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो लोग। ओके, हाँ जी, चलिए, एक नई जानकारी और मिली हमें। हाँ, स्टेज जो भी लोग फोक कल्चर देखना चाहते हैं और हरियाणवी की वो देखना चाहते हैं, वो स्टेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्लेज वगैरह देखने को मिलते हैं। प्ले भी और वेब सीरीज वगैरह, फिल्में हैं, सब हैं। ओके, तो उसमें भी यशपाल सर थे कॉलेज कांड में, तो उनकी वाइफ का कैरेक्टर था मेरा। बड़ी अच्छी कहानी थी कि हमारे बेटे को खुद यशपाल सर खुद अपने बेटे को मार देते हैं उसमें, क्योंकि वो ड्रग रैकेट में फंस जाता है काफ़ी। तो वो उनका इंस्पेक्टर का रोल था उसमें। अच्छा, अल्पना जी, एंकरिंग जैसा जो फील्ड है, यूजुअली क्या होता है ना, युवाओं को बहुत ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। तो ये जितनी भी विधाएं हैं आपकी, इनमें मॉनेटरी गेन कैसे लिया जाए, मतलब पैसा कमाने के लिए, क्योंकि देखिए पैसा बेसिक नीड है, नो, इन विधाओं में क्या वो तरीके हो सकते हैं कि प्रोफेशनली स्टैब्लिश करें युवा अपने आप को? अब तो बहुत तरीके हैं, जरिए हैं। नए बच्चे तो जो हैं वो मतलब एकेडमिक भी और बिजनेस के उसमें भी बहुत सारे होते हैं प्रोग्राम्स वगैरह, तो वो किसी किसी उससे जुड़ जाते हैं और वो लोग उनको बुलाते रहते हैं। एजेंसीज वगैरह हैं बहुत सारी। हालांकि मैं उस तौर पर इसलिए नहीं जुड़ी हूँ क्योंकि मेरा फील्ड अलग है कि मैं फेस्टिवल कर रही हूँ, थिएटर फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल कर रही हूँ। मैं एजेंसीज के थ्रू उस तरह नहीं करती हूँ, कोई भी ना बिजनेस का करती हूँ। कवि सम्मेलन, मुशायरे कर रही हूँ, वो एक अलग तरह का है। लेकिन आजकल बच्चे बड़ा पैसा कमा रहे हैं इस फील्ड में। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आयोजन होते हैं उनमें भी एंकरिंग करके बच्चे बहुत आजकल तो इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन गया है। तो आपके जो बच्चे हैं अल्पना जी, क्या उनका रुझान भी है इसी तरफ? हाँ है, लेकिन मैंने ज्यादा शायर बनने नहीं दिया उन्हें। बेटा जो है वो थोड़ा सेंसिटिव है, इंजीनियरिंग कर रहा है मणिपाल यूनिवर्सिटी से जयपुर में। और अच्छी बात सबसे मुझे जो लगती है वो दोनों बच्चों में, बिटिया जो है नीट की तैयारी कर रही है, दोनों को रीडिंग हैबिट्स बहुत हैं। ये बहुत अच्छी बात। लिटरेचर पढ़ना है, रोने लग जाएंगे कि कुछ भी हो जाए मम्मा कुछ मत दिलाओ पर बुक दिला दो। ओह, ये तो आजकल बुक लव इतना तो कम ही देखने को मिलता है बच्चों में। गई गुड़िया कि राखी के भी जो पैसे मिलते हैं ना, कि उनसे भी बुक खरीदनी, और बेटे को भी। अच्छी बात है, बेटे को भी बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि चलो आपका परसुएशन रहा होगा। बाकी संवेदना समझते हैं काम की और इम्पोर्टेंस समझते हैं, बट मेन फोकस मैंने रखा कि पहले करियर बनाओ, क्योंकि हमारा जो फील्ड है ना रीना जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्ट फॉर्म कोई भी हो, उसमें आप प्रोफेशनली उतने एस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं। आज आप बहुत पीक पर हैं, कल आप कहीं नहीं हैं, चाहे एक्टिंग अनसर्टेनिटी बहुत है, अनिश्चितता का माहौल रहता है। इसलिए पहले अपने आप को पूरी तरह से किसी ऐसे फील्ड में वो करें जहाँ से अर्निंग अच्छी हो। और ये काम शौकिया अगर आप करते हैं ना, तो आप काम के साथ भी न्याय कर पाते हैं और अपने साथ भी न्याय। दिस इज ट्रू। हाँ, अदरवाइज आप उधेड़ बुन में पैसे की ही लगे रहते हैं। अल्पना जी, आप एक शायरा हैं, एक राइटर हैं,
तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप कोई राइटिंग अपनी हमें सुनाएंगी, कोई शायरी सुनाएंगी। जी जी जी। मेरी एक बुक आई है तेरे मेरे लब की बात, गज़ल संग्रह है। गज़ल संग्रह। हाँ जी। अच्छा, अमेज़ोन पे। जी ओके जी। ओके। तो उसी में से गज़ल रखती हूँ, देखिएगा। जी जी। कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, चल पड़ी तन्हा भी गर तो कारवां हो जाऊंगी। वाह 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 वाह। और मेरे हक की रोटियां मत छीनना मुझसे कभी, मेरे हक की रोटियां मत छीनना मुझसे कभी, वरना मैं भी तेरे हक में दर्द जां हो जाऊंगी। और बहुत सी महिलाओं को जो अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ता है, तब कहती हूँ कि छीन कर मेरा कलम तुमको मिलेगा कुछ नहीं। कलम को उर्दू में पुल्लिंग माना जाता है। अच्छा। कि छीन कर मेरा कलम तुमको मिलेगा कुछ नहीं, मैं मगर है दोस्त मेरे बेजुबां हो जाऊंगी। बहुत अच्छा। और लहलहाती झूमती नन्ही सी कौपल के लिए, लहलहाती झूमती नन्ही सी कौपल के लिए, खुद ही उसकी साहिबा खुद बागबां हो जाऊंगी। बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, चल पड़ी तन्हा भी गर तो कारवां हो जाऊंगी। बहुत बढ़िया। ये जो गहराई और संवेदना है ना, एक्चुअली राइटिंग एक ऐसी विधा है ना कि जब तक आप यहाँ से महसूस नहीं करते ना, तो आपके एक एक शब्द में वो एहसास जी। बहुत। मैं ईश्वर से प्रार्थना मेरी कि आपकी कलम पे अपनी दुआएं भगवान हमेशा रखें। बहुत अच्छा लिखती हैं आप, बहुत ही बढ़िया लिखती हैं। तो सिंगिंग में भी कभी रही हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तरन्नुम में नहीं सुनाती अच्छा हूँ। और मैं ऐसे अच्छा, आप वो कविता वाले उसमें बस सुनाती तहत हैं? में पढ़ती हूँ मंचों से। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब और डॉक्टर कुंवर बेचैन तो गुरु ही थे, इन सबके साथ मंच साझा करने का अवसर मिला। आप एक्चुअली सच में आपने वहाँ पहुँची हैं आप, जहाँ के बारे में लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो आशुतोष राणा ने जो आपकी रचना पढ़ी है, उसके बारे में बताइए। फेसबुक पर मैं अपनी गज़लें पोस्ट करती रहती हूँ। तो मैंने एक गज़ल पोस्ट की थी कि सारी ही दुनिया बेमानी लगती है, दो आँखों का खारा पानी लगती है। और आगे मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो वो मैंने पोस्ट की तो आशुतोष राणा जी को बड़ी पसंद आई कि एक घर था। अच्छा, रैंडमली उन्होंने उठा ली फेसबुक हाँ से? नहीं, उन्होंने कमेंट लिखा कि बहुत ही अच्छी गजल है अल्पना जी, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं इसे अपनी आवाज दे सकता हूँ। अरे वाह। तो मैंने कहा सर ये तो मेरा सौभाग्य होगा। सौभाग्य, उपलब्धि है ये तो, बहुत बड़ी उपलब्धि। निश्चित तौर पर। तो अगले ही दिन उन्होंने खुद वीडियो बना के और बाकायदा मेरा परिचय देते हुए लिख के और अपने ही फेसबुक प्रोफाइल पे टैग किया। तो ये मेरे लिए वाकई बड़ी, और उस दिन जो तांता लगा, लोगों के फोन आने लगे। नहीं सही में आशुतोष राणा एक बड़ा नाम है एक्चुअली, वो मेरे साथ फेसबुक पर शुरुआती दौर से जुड़े हैं और हर रचना पढ़ते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। और फिर उसके बाद उनसे मिलना भी हुआ कुरुक्षेत्र में गीता जयंती उत्सव पर। हाँ होता है। मैं गई हुई थी तो वहाँ आए थे वो। तो इतनी आत्मीयता से मिले, बिल्कुल नहीं लगा, और वहीं मतलब मेरी गजल को सुनाने लगे। वो लगता है उनको देख के कि वो एक साहित्यिक रुचि वाले इंसान है। वो खुद भी बहुत अच्छी कविता करते हैं। किताबें आई हैं उनकी कई। तो फिर मैंने उन्हें पुस्तक भेंट की थी अपनी, और उन्होंने कहा था कि मैं इस पर ज़रूर प्रतिक्रिया दूंगा, और नंबर भी दिया उन्होंने। जब भी बात हो, मतलब कभी ज़रूरी कुछ मैसेज करे, तुरंत जवाब आता है। बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली यही छोटे छोटे प्रोत्साहन कहती हूँ मैं तो इनको, या उपलब्धियाँ कहती हूँ, जब उसी रुचि के एस्टैब्लिश लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इससे बढ़िया यशपाल सर हैं, वो बहुत प्रोत्साहित करते, जबकि वो इतनी 150 से ज्यादा बॉलीवुड मूवीज में वो कर चुके हैं। और बड़े लगान में थे, लाखा बने थे लगान में, और राउडी राठौर, और अब तक 56 में नाना पाटेकर के बराबर ही उनका कैरेक्टर था। तो इतने बड़े व्यक्तित्व जब आपको सराहें और करें। उनकी पत्नी हैं प्रतिभा सुमन, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं। अच्छा। और वो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करती हैं, जिसमें मैं एंकरिंग करती रही हूँ। तो वो उनका भी बड़ा अच्छा व्यवहार है, मतलब दोनों पति पत्नी बहुत कमाल के। बहुत अच्छा लगा अल्पना जी आपसे बात करके, मुझे आपके अचीवमेंट्स जान के। शुक्रिया। थोड़ा सा अभी फेस्टिविटीज़ क्या, नवरात्रि के भी दिन चल रहे हैं, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, और आप जैसी मानसिक स्तर में आपका महसूस कर सकती हूँ, तो आपसे मैं ऐसे सवाल करने की उम्मीद रख सकती हूँ कि मुझे एक अच्छा
मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं का जो आज का स्त्री विमर्श जो है या जो उनका सोशल लेवल है, आपको क्या लगता है? और अभी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे अभी लग रही है आने वाले टाइम में जो होगी, क्योंकि ये हो रहा है कि जैसे जैसे महिला शिक्षा बढ़ रही है, बहुत से लोग तो सीधे दोष दे रहे हैं इस बात को कि विघटन की वजह भी बन रही है। हालांकि आप और मैं जिस एज ब्रैकेट से हैं या जिस तरह से हमने फैमिली को प्रायोरिटाइज किया, तो आज के बच्चे शायद ये कह सकते हैं कि उसको वो लेजिटिमेट नहीं मानते। उन्हें लगता है कि नहीं, करियर के साथ आपको समझौता करना चाहिए था। और मैं भी एडवोकेट करती हूँ इस बात को, क्योंकि अब मैंने नई एज की बहुत माँओं को देखा है कि वो संकोच नहीं करती हेल्प लेने में भी, और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे पल रहे हैं। आई डोंट से कि वो अपने प्रोफेशन को छोड़ के बच्चे ही पालें, पर जो एक आजकल का है परिवेश, तो महिलाओं के लिए या हमारी जो युवा बेटियां हैं उनके लिए हमें किस तरह से उन्हें कुछ कहा जा सकता है? बेटों को भी, बेटियों को भी, बेटों को भी, जैसे मैं तो कहती हूँ कि बेटों को भी तैयार होना है आने वाले समय में पढ़ी लिखी बेटियों के लिए, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल रोल्स थे वो तो अब खत्म होंगे। मतलब कोई भी लड़की नहीं कहेगी कि भाई मैं जॉब से आ रही हूँ फिर मैं आके एक सारा, और अभी जो हमारे एज ग्रुप वाली औरतें हैं उनमें ये हो गया कि हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा हो गया, जो मैंने महसूस किया है। क्योंकि थोड़ा बाहर भी देखना और घर, बच्चों को हम छोड़ ही नहीं पाए। जी। हम शायद उस जनरेशन वाले थे कि जिन्हें वो बच्चों को कभी छोड़ ही नहीं पाई। हाँ। ऐसा नहीं कि हम कम महत्वाकांक्षी ऐसे नहीं थे कि उस कॉस्ट पे नहीं करना था हमें। तो मैं जो देख रही हूँ इसे थोड़ा सा आपने क्या महसूस किया है? नहीं, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न की तह में पहुंच पा रही हूँ कि मतलब आने वाले समय में किस तरह से परिवार प्रमुख रहेगा या करियर प्रमुख रहेगा। देखिए, समय के साथ चीजें बदलती हैं, सोच बदलती है। अब अगर महिलाएं कर रही हैं बाहर निकल करके, तो पारिवारिक ढांचा भी उसी तरह से बदल रहा है। आज आपकी प्रमुखता ये नहीं है, जो संघर्ष किया हमारी पीढ़ी ने किया है असली, क्योंकि बाहर का आसमान भी हमें दिखता था और भीतर का वो पीढ़ी थी जो शायद तो हमारी ये जो मेहनत रही, जो संघर्ष रहा, वो आने वाली पीढ़ी को इतना परिपक्व बना दिया कि हमारे बच्चे आज हमें देख रहे हैं कि माँ बाहर जा करके अपना वजूद, अपना अस्तित्व, अपनी गरिमा बना रही है। और वो बहुत जरूरी भी है। यदि आप शिक्षित हैं और अपने आप को एक ही दायरे में बस वो रखेंगे, लेकिन हमने बैलेंस भी बनाए रखा कि जैसे कि मैं जो है पीएचडी किया है, सब कुछ किया है, रेगुलर जॉब कर सकती थी। फिर मुझे लगा कि बच्चे अगर भूखे प्यासे पूरा दिन बैठे हैं तो मन नहीं माना रेगुलर जॉब के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ किया। उससे इतर जो कि कभी कभार का होता था, जा रहे हैं 5 दिन का शूट है, 4 दिन का शूट है, 1 दिन का इवेंट है, उस दौरान अपनी सास को बुला लेना बच्चों को देखने के लिए। लेकिन आगे की जो पीढ़ी है और जो सामाजिक ढांचा है वो सारा बदल गया है। लड़कों को भी मालूम है कि घर को कैसे चलाना है, कैसे लेकर के चलना है। वो उतने ही हेल्पफुल हैं, वो उतने ही उनके प्रति पूरी तरह से सजग हैं, चौकस हैं, वो करवाना चाहते हैं। वो शर्म नहीं महसूस करेंगे घर में काम करते हुए भी। हमारी पीढ़ी में ये रहे हैं टकराव, आगे की पीढ़ी में नहीं रहेंगे। वो उतने ही उन्नत ख्यालों के, उन्नत सोच के व्यक्तित्व हैं, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, मिलके काम करेंगे। बाहर भी आकर के भी कितना करना है, कैसे करना है, मेड रखनी है, वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बन चुका है। दूसरी बात विघटन की जो आप कह रही हैं, आगे की पीढ़ी की अगर समस्या मुझे नजर आ रही है तो वो शादी से विमुख हो रहे हैं। लिव इन वाली जो परंपरा चल रही है और उस तरह से शादी से विमुख होने का जो है, आज की मेरे ख्याल से 50% जनरेशन जो है यूथ की, वो शादी नहीं करना चाहती है। वो उसे बंधन, क्योंकि हमारी जो जद्दोजहद उन्होंने देखी है, माय चॉइस माय लाइफ, वो शायद हम लोगों को बहुत आइडियलिस्टिक तरीके से देखते। उन्हें शायद ये लगता होगा कि इन लोगों ने एक दूसरे के साथ बड़े कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। आज की पीढ़ी मुखर है, बोलती है, वो कहती है, वो सहती नहीं है। जबकि मैं और आप शायद इस बात को जानते हैं जी कि सह जाना बहुत बार बहुत अच्छा भी होता है। परिवार टूट रहे हैं, रिजल्ट उसके बहुत अच्छे भी आते हैं। हाँ जी, लेकिन इसमें से भी कुछ निकलेगा नया। हाँ, कोई नई सोच, नया वो निकलेगा। नहीं, हम यहाँ बैठ के क्योंकि हम दोनों शायद सेम एज ब्रैकेट्स हैं, तो हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारा बिल्कुल ये कहना नहीं है नई पीढ़ी को कि आप लोग दोनों में से एक चीज़ चुने। हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग
बेटे और बेटियां आगे ऐसा बैलेंस बना लें कि किसी को कुछ भी छोड़ना नहीं पड़े। जब महिला थोड़ी सी बाहर आई है तो बेटा थोड़ा सा घर की जिम्मेदारियों में घर बटा ले, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। और देखिए, अच्छा व्यवहार और इज्जत देना बड़ों को, अपने व्यवहार को ठीक रखना, ये तो बेसिक ज़रूरतें हैं, ये सभी को फॉलो करना है। आप बेवजह मुखर हो जाएं, उद्दंड हो जाएं, उससे तो आप किसी चीज को आप दोष नहीं दे सकते। फिर नहीं, तो ये देखिए, ये बदलाव होंगे ही, समय का चक्र ऐसे ही चलता है। और अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पश्चिमी संस्कृति का इतना असर, आज मोबाइल में सब कुछ बच्चे जान रहे हैं उम्र से पहले, तो मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, पश्चिमी संस्कृति को हम लोग दोष तो देते हैं, पर मुझे लगता है इतनी कॉन्स्पिरेसी और ऐसी वाली मुझे नहीं लगता है जैसे सास बहू नाटक यहाँ चलते हैं। हाँ, जैसे सास बहू सागा इंडिया में चलते हैं, वहाँ दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। वही होगा यहाँ पे, नेक्स्ट जनरेशन में वही तो सब होगा। वो इस कॉन्स्पिरेसी से तो बेहतर है, अगर ये जो षड्यंत्रकारी सोच से, तो वो बेहतर है। मैं वही कह रही हूँ कि आने वाला समय हो सकता है कि इतने बड़े बदलाव के साथ आए कि बहुत बेहतर हो। और इसमें कोई बुराई, दे आर फैमिली पीपल। मेरा जितना इंटरेक्शन रहा है वेस्टर्न फैमिली से, तो मुझे दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बढ़िया हमारी बातचीत रही अल्पना जी, हमने बहुत सारी चीज़ें, और मुझे तो आपकी अचीवमेंट ने हमेशा से ही प्रभावित किया है, और आज आपसे रूबरू होके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ा थोड़ा आपके वाला काम आजकल मैंने भी शुरू किया है, ये प्रेजेंटर बनना, और मेरे लिए तो नया था थोड़ा। तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगी कि रीना जी संवाद के जरिए भी और इस तरह से पॉडकास्ट करके जो काम कर रही हैं, वाकई सराहनीय कार्य है। और प्रतिभाओं को सामने लाना, उनके टैलेंट को सबके सामने लेकर के आना, अपना एक वजूद अस्तित्व बनाते हुए सबके साथ मिल करके चलना, वाकई बड़ी बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। नहीं, थैंक यू सो मच। और ये मुझे तो ये काम इतना अच्छा लग रहा है अल्पना जी, आप जैसे अच्छे लोगों से मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ना हो गया, घर आते हैं सब लोग, मेरे बच्चों से भी मिलते हैं, तो मुझे तो ये काम बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल करती रहिए आप, और बहुत अच्छा कर रही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अल्पना जी, शुक्रिया, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें हमने युवाओं को बताई भी कि कैसे एंकरिंग, बॉलीवुड, रेडियो प्रेजेंटर, इनमें कुछ टिप्स आपको मिली होंगी हमारी आज की कॉन्वर्सेशन से। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।